हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसका आज जो है वो सेकेंड लेक्चर है, जिसमें आज ऊष्मागतिकी का जो यानी थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय एवं तृतीय नियम है उसको आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी यूनिट का ये दूसरी यूनिट है जिसमें आपको द्वितीय एवं तृतीय नियम की बताया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड और जो सिंपल हिंदी प्लस इंग्लिश में है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि सेमेस्टर एग्जाम के नाम से ही है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बढ़ते हमारे जो हमारा आज टॉपिक है, देखते हैं क्या है। टॉपिक है कि पहला क्या है कि द्वितीय नियम, यानी कि जो हमारा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। देखो क्या है, यानी कि द्वितीय नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। यानी केल्विन प्लांक कथन के अनुसार देखो क्या है इसका, यानी कोई भी साइकिल इंजन पूरी ऊष्मा को पूरी तरह यानी कि कार्य में नहीं बदल सकता। यानी कोई भी ऐसा साइक्लिक इंजन नहीं है जो ऊष्मा यानी जितनी की हम ऊष्मा अपने इंजन को दें वो पूरी तरह कार्य में बदल दे, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं यानी कि हमारी मोटरसाइकिल या कोई भी देख सकते हैं, उसमें जितना भी हम ईंधन डालते हैं उसका कुछ भाग जो है वो हमारे यानी कार्य में बदल जाता है, और जो कुछ भाग है वो इंजन यानी कि आवाज़ में बदलता है, और उसको इंजन जो हीट हो जाता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। यही केल्विन का कथन है, यानी कि अर्थात जो 100% इफिशियंसी दक्षता होती है ऐसा इंजन असंभव है। ठीक है, यह कथन हीट इंजन पर आधारित किस पर हीट इंजन पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्लासियस का कथन, यानी क्लासियस ने क्या कथन दिया था उसका हम देखते हैं। क्लासियस ने बताया था कि बिना बाहरी कार्य यानी एक्सटर्नल वर्क के हम ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर स्वतः प्रभावित नहीं कर सकते। यानी कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, यानी कि जैसे कि हम किसी चाय को गर्म करते हैं तो वह ठंडी तो हो सकती है, पर ठंडी चाय क्या कहना है कि ठंडी वस्तु जो है वो अपने आप गर्म नहीं हो सकती, यानी ठंडी चाय वो अपने आप गर्म नहीं हो सकती है यदि उसे हम गर्म ना करें। मतलब कि अगर हम फ्रिज में भी रखते हैं, यानी कि अगर जैसे कि ठंडी करते हैं तो हम जो जब तक उससे यानी कि हीट नहीं देंगे तब तक वह गर्म नहीं होगी। यही है क्लासियस का कथन। ठीक है, यह कथन क्या है कि रेफ्रिजरेटर व हीट पंप पर आधारित है। क्या कह रहे हैं, रेफ्रिजरेटर हमारी जो फ्रिज होती है उस पर आधारित है और हीट पंप पर। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि केल्विन प्लांक और क्लासियस कथन जो है वो इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। एक को तोड़ने पर दूसरा भी टूट जाता है, यानी कि ये सेम, यानी जो वो कह रहे हैं वही ये नियम कह रहा है। ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की सतह प्रभावित नहीं हो सकती बिना बाहरी वर्क के, और उनका भी कथन यही है कि क्या कथन उनका था देख सकते हैं आप कि हम कार्य को पूरी तरह ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में नहीं बदल सकते। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। कार्नोट का प्रमेय, यानी कार्नोली जिसे को हम कार्नोली कहते हैं, दो निश्चित तापों के बीच काम करने वाला रिवर्सिबल इंजन सबसे अधिक दक्षता देता है। क्या है ये पढ़िए आप, क्या है कि जो यानी कह रहे हैं कि दो निश्चित तापों के बीच काम करने वाला रिवर्सिबल इंजन सबसे अधिक दक्षता देता है, जो यानी दो तापों के बीच कार्य करता है। आपने देखा कार्नोट इंजन की दक्षता को, सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है जो ईटा बराबर क्या होता है 1 - T2/T1, जहाँ जो T1 है वो हमारा सोर्स का ताप है T1, और जो T2 है वो सिंक का ताप है। ठीक है, समर्थ यानी कहने कि सभी रिवर्सिबल इंजन जो है उनकी यानी कि इफिशियंसी बराबर होती है। जो रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय होते हैं, चाहे वर्किंग सब्सटेंस कोई भी हो। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्या है कि क्लासियस असमानता, मतलब क्लासियस इनइक्वालिटी। क्लासियस इनइक्वालिटी क्या है, यानी कि जो है वो क्या है इंटीग्रेशन, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dq/dt जो होता है, यानी dq/dt होता है वो यानी कि लेस देन एन इक्वल 0 होता है। ठीक है, यही है क्लासेस की इनइक्वालिटी।
अच्छा जब ये यानी कि 0 के बराबर होता है तब चक्र कौन सा होता है? रिवर्सिबल। ठीक है, कौन सा होता है? चक्र रिवर्सिबल होता है। और जब 0 से यानी कि कम होता है तब ये इरिवर्सिबल होता है। और जब 0 से ज़्यादा होता है चक्र यानी तो वो असंभव, यानी ऐसा चक्र असंभव है, इम्पॉसिबल चक्र। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि यह असमानता एंट्रोपी की परिभाषा पर आधारित है। इसी से द्वितीय नियम को गणितीय रूप मिलता है। ठीक है, एंट्रोपी यानी कि होती है डिसऑर्डर, मतलब कि अगर जितनी डिसऑर्डर बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। जैसे कि एक क्लास में ऐसे लाइन से 4-5 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अगर इन्हीं को अगर हम इस तरह बैठा दें, एक इधर बैठा, कोई इधर बैठा, कोई इधर बैठा, ऐसे इधर बैठा है, तो ये क्या है? डिसऑर्डर। इससे यानी कि व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। इसी को एंट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एंट्रोपी की परिभाषा लो आ गई। एंट्रोपी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यस से। यस बराबर क्या होता है? डी क्यू यानी रिवर्सिबल अपॉन डी टी। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, अभी ऊपर बताया था हमने, एक स्टेट फंक्शन। ठीक, यह केवल इनिशियल फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है कि ना कि पाथ पर। इसका सिर्फ और सिर्फ इनिशियल मतलब प्रारंभिक और फाइनल जो अवस्था है ये उस पर निर्भर करती है, ना कि पाथ, यानी कि ये अपने रास्ते पर निर्भर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है। यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रा पर निर्भर, मतलब कि यह सिर्फ मात्रा पर निर्भर करती है। इसका एसआई मात्रा जो होता है वो क्या होता है? जूल केल्विन, मतलब जूल पर केल्विन। क्यों? ट्यू मतलब ऊष्मा, पान टी मतलब ताप। ताप क्योंकि क्या होती है? जूल। क्यू को जूल से लिखते हैं और ताप को केल्विन से लिखते हैं, तो जूल पर केल्विन इसकी जो है एसआई मात्रक हो जाएगा। और देखते हैं क्या है एंट्रोपी का भौतिक महत्व क्या है, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एंट्रोपी एंट्रोपी मतलब मैंने बताया डिसऑर्डर। अव्यवस्था मतलब रेंडमनेस, यानी रेंडमली अगर कोई चीज़ बैठी है तो उसको अव्यवस्था कहते हैं। जितनी यानी रेंडमली होगी उतनी ही अव्यवस्था फैलेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। इसीलिए सो दोस्तों, ठीक है, एंट्रोपी मतलब अनअवेलेबल एनर्जी का माप है, यानी जो कार्य में नहीं बदली जा सकती, ऐसी एनर्जी जिसको हम कार्य में नहीं बदल सकते उसकी माप को हम एंट्रोपी कहते हैं। यह जो कि है, यह प्रकृति के प्रक्रम की दिशा मतलब एरो ऑफ टाइम बताती है। ठीक है, प्रक्रम हमेशा कम एंट्रोपी से अधिक एंट्रोपी की ओर होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी यानी कि कभी घटती नहीं है, केवल बढ़ती है या स्थिर रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी घटती नहीं, सिर्फ बढ़ती है या स्थिर रहती है। मतलब डेल एस जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा 0 की। यह भी महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमजेपीआरयू में जो यानी कि इवेंट सेमेस्टर होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, और जो ऑड वाले होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। तो एमजेपीआरयू वालों के लिए तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे पढ़ के आप फिर हम आपको लगभग 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिससे आपकी यानी कि जो तैयारी चाँद चाँद लग जाएंगे। इसलिए आप पढ़िए जरूर, और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सीरीज जरूर चलाएंगे। बढ़ते देख क्या है आगे। विभिन्न प्रक्रियाओं में एंट्रोपी में परिवर्तन कैसा होता है। ठीक, आइसोथर्मल के लिए नहीं, जिसमें टी कांस्टेंट होती है, उसके लिए फार्मूला यानी कि दिया है डेल एस बराबर एन आर लॉग बी टू पान बी वन। ठीक है, और फिर है आइसोकोरिक, मतलब जिसमें बी कांस्टेंट होता है, यानी सब समदाबनी सबायतनी के लिए क्या होता है? डेल एस जो होता है वो एन सी वी लॉग टी टू पान टी वन होता है। आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है उसके लिए डेल एस जो होता है वो एन सी पी लॉग टी टू पान टी वन होता है। रिवर्सिबल मतलब एडियाबेटिक के लिए होता है डेल एस 0, क्योंकि इसमें जो ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, नहीं। रिवर्सिबल मतलब इसमें जो यानी कि ऐसा मान के ऐसे ऐसे रिवर्सिबल प्रक्रम के लिए डेल एस का मान 0 होता है। आइसेंट्रोपिक, ठीक है, फेस से मतलब गलन या वाष्पन, इसके लिए डेल एस जो होता है वो एल अपन टी के बराबर होता है। दो गैसों का मिश्रण तो मिक्सिंग के लिए डेल एस जो होता है वो माइनस आर एन वन यानी लॉग एक्स वन प्लस एन टू लॉग एक्स टू इसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला जरूर पढ़ के जाइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यू ट्रैप मतलब एमसीक्यू में आप क्या गलती करते हैं। रिवर्सिबल एरिया वेटिंग में क्या है कि रिवर्सिबल एरिया वेटिंग में डेल एस 0 होता है। ठीक है, लेकिन
रिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेलस हमेशा धनात्मक होता है। बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इसे जरूर पढ़ के जाएं, जरूर ही आपके क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल है इसकी। देखते हैं आगे क्या है। अब इस आता है उष्मागतिकी का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या बताता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है देखें। क्या है कि नर्नेट यानी कि सेमन के कथन के अनुसार क्या है, जैसे जैसे तापमान है टी जीरो की ओर जाएगा, मतलब केल्विन जो ताप को केल्विन में मापते हैं, टैप जैसे जैसे जो जीरो की ओर जाएगा, किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ मतलब प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी भी शून्य की ओर जाती है। यही थर्ड लॉ है। लिमिट टी टेंड्स टू जीरो के लिए जो एंट्रोपी है वो जीरो की ओर जाती है। यह नियम केवल परफेक्ट क्रिस्टल पर लागू होता है। ठीक है, एम्बरोफस यानी अक्रिस्टलीय पदार्थ पर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल पर लागू होता है, वही परफेक्ट क्रिस्टल पर। है क्या है कि निरपेक्ष एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी यानी गणना तृतीय नियम से ही संभव है। निरपेक्ष एंट्रोपी की जो गणना तृतीय नियम से ही संभव है। आगे क्या देखते हैं, निरपेक्ष शून्य की अप्राप्यता यानी कि अनटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तृतीय नियम के अनुसार परिमित यानी फाइनाइट चरणों पर या प्रक्रमों द्वारा टी जो होता है जीरो केल्विन तक पहुंचना असंभव है। ठीक है, तापमान को शून्य के जितना करीब लाया जा सकता है पर कभी बराबर नहीं किया जा सकता। तापमान को यानी शून्य नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ जीरो के करीब लाया जा सकता है। इसीलिए ही एंट्रोपी भी कभी जीरो नहीं हो सकती। प्रत्येक कूलिंग चरण में तापमान घटता तो है पर अनंत चरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यही कारण है कि थर्ड लॉ ऑफ यानी क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ अनटेनेबिलिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसी कारण से थर्ड लॉ को क्या कहा जाता है, अनटेनेबिलिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि थर्ड लॉ को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, ऊष्मागतिकी विभव थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या है। आंतरिक ऊर्जा को किससे लिखते हैं, हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और डी यू बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, जहाँ टी क्या है, ताप है, एस है जो हमारा एंट्रोपी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ा है, जरूर देखें, वहाँ से आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। पहली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, उसके बाद ही इसे देखें। एंथैल्पी को हम एच से लिखते हैं, एच बराबर जो होता है यू प्लस पी वी। यू मतलब इंटरनल एनर्जी और जो पी हमारा बता दिया हमने प्रेशर, वी वॉल्यूम होता है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन यानी फलन जो होता है फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन किसी एफ से लिखते हैं, एफ बराबर होता है यू माइनस टी एच। ठीक है, यू बराबर क्या था, एफ बराबर यू माइनस टी एच। गिब्स फलन क्या, यानी गिब्स फंक्शन होता है तो जी से लिखते हैं, जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है एच माइनस टी एच। मतलब कि एंथैल्पी और जो हमारा ताप, टी से ताप हो गया, इससे हमारी होगी एंट्रोपी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, एच मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रक्रमों के लिए उपयोगी इंटरनल, यानी एच क्या है, एंथैल्पी। एफ कांस्टेंट टेम्परेचर या वॉल्यूम प्रक्रमों के लिए उपयोगी होता है। जी यानी कांस्टेंट टेम्परेचर व प्रेशर प्रक्रमों के लिए उपयोगी केमिकल रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। ठीक है, मैक्सवेल संबंध क्या है, रिलेशन, मैक्सवेल के एक ना एक संबंध जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में भी और यानी डिस्क्रिप्टिव में भी इसे पूछे जा सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में एक जरूर आएगा। ठीक है, डी यू बराबर क्या आता है, टी डी एस माइनस पी डी वी। यहाँ से निकलता है कि डेल टी अपान डेल वी बेस एस बराबर माइनस डेल पी अपान डेल वी बेस बी। ठीक है, ये हो गया हमारा ए। डी एच बराबर होता है टी डी एस प्लस पी डी वी, इससे निकलता है डेल टी अपान डेल पी बेस एस बराबर डेल वी अपान डेल एस बेस पी। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारा, डेल एफ यानी डी एफ बराबर माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, इससे निकलता है जो डेल एस अपान डेल वी बेस टी इक्वल टू डेल पी अपान डेल टी बेस बी। चौथा क्या है हमारा, डी यानी कि डी जी बराबर होता है माइनस के एस डी टी प्लस पी डी वी, इससे निकलता है डेल एस अपान डेल पी बेस टी बराबर माइनस की डेल वी अपान डेल टी बेस बी। ठीक है, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीज अंडर वेरी फाइनल टीचर्स, यानी जी पी एच एस यू वी एफ टी क्रमते 4 वर्गों में सजाओ थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर में। ठीक है, यानी यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखने क्या है, प्रक्रम की संभाव्यता यानी फेसिबिलिटी
किसी प्रक्रम के स्वतः मतलब स्पॉन्टेनियसली मतलब कि अचानक होने की शर्त, यानी कि डेल जी होगा लेस जीरो। डेल जी अगर जीरो है तो तंत्र साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। डेल जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रक्रम असंभव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। तंत्र का साम्य मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम क्या है देखें। ऊष्मागत की साम्य मतलब थर्मल पूरे तंत्र में तापमान T समान होगा। यांत्रिक साम्य मतलब ऊष्मीय साम्य में होगा जब T मतलब कि समान होगा पूरे तंत्र के लिए। जब T समान होगा तब ऊष्मीय साम्य में होगा। यांत्रिक साम्य मतलब मैकेनिक पूरे तंत्र में दाब समान होगा मतलब प्रेशर जब समान होगा तो वह तंत्र कैसा यांत्रिक साम्य कहलाता है। रासायनिक साम्य मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है रासायनिक विभव मतलब कि केमिकल जो पोटेंशियल को म्यू से प्रदर्शित करते हैं जब वो हमारा इक्वल होता है तब उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। फिर आता है क्लासिस क्लेफ्रांस इक्वेशन। इसे लिखते हैं dP अपान dt बराबर L अपान टी टिल डेल वी। या समीकरण फेज ट्रांजिशन मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, गैस से ठोस के दौरान दाब व ताप के संबंध को बताता है। यल क्या है हमारा गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। डेल वी है आयतन में परिवर्तन। टी हमारा ताप हो गया। उपयोग इसके क्या है क्वथनांक, गलनांक, वाष्प दाब की गणना करने में। ठीक है। अब जूल थॉम्सन इफेक्ट में आते हैं। क्या है जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या है। जब कोई वास्तविक गैस मतलब रियल गैस जो होता है प्रोड्यूस प्लग से बिना ऊष्मा विनिमय से प्रभावित होती है मतलब ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। ताप जो होता है वो चेंज होता है। इसे जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। परिभाषा जरूर याद करके जाइए आपके यानी कि सिलेबस में 2 नंबर में जरूर आएगी। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को हम किससे लिखते हैं म्यू से लिखते हैं। म्यू जे यानी टी म्यू से लिखते हैं जे टी मतलब है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। ठीक है। ऐसे लिखते हैं डेल टी अपान डेल पी। क्या लिखते हैं डेल टी अपान डेल पी बेस एच। ठीक है। अगर म्यू सॉरी दोस्तों इसमें तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए खांसी आ रही है मैनेज कर लीजिएगा। यानी कि जब डेल यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या आता है एक्सपेंशन पर गैस ठंडी होती है मतलब कि कूलिंग होती है। ठीक है। और जब डेल जी यू होता है वो जीरो से कम होता है तब गैस एक्सपेंशन पर क्या होता है गैस गर्म होती है मतलब हीटिंग लेती है। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन मतलब टी आई टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जिस ताप पर यानी कि म्यू जीरो होता है ना तो कूलिंग होती ना हीटिंग होती है तब उससे कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। ठीक है। आइडियल गैस के लिए जो म्यू होता है वो जीरो होता है क्योंकि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता इसलिए जो म्यू होता है वो हमारा कैसा होता है जीरो आइडियल गैस के लिए। वैसे बता दें आइडियल गैस अभी तक कोई है बनी नहीं है। ठीक है। आइडियल मतलब आदर्श और आदर्श कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आपके आ गए यानी महत्वपूर्ण पॉइंट रिवीजन पॉइंट्स के लिए देख सकते हैं आप लोग। क्या है पहला क्या है कैल्विन। पहला क्या है कैल्विन प्लांक कथन मतलब 100% एफिशिएंट इंजन असंभव। कैल्विन ने क्या बताया था आप ऊपर पढ़ के आए। कैल्विन ने बताया था कि जो इंजन ऐसा कोई भी बनाना असंभव है जिसकी जो दक्षता है वो 100% हो। क्लासेस कथन क्या बताया था बिना कार्य के हीट कोल्ड जो हीट है वो कोल्ड की ओर नहीं प्रभावित हो सकती। ठीक है। यानी कि जो बिना कार्य के हीट क्या कहा था क्लासेस ने बिना कार्य के हीट कोल्ड टू हॉट नहीं हो सकती। ठीक है। नंबर तीसरा क्या है दोनों कथन इक्विवेलेंट है। क्या बताया था कि जो दोनों कथन क्लासियस व केल्विन प्लांक का कथन है वो इक्विवेलेंट मतलब है यानी एक को अगर तोड़ोगे दूसरा भी टूटेगा। ठीक है। चौथा क्या है चौथा देखना क्लासेस इनइक्वालिटी क्या क्या था कि यानी कि इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपान टी जो था वो लेस देन एंड इक्वल था जीरो के। ये क्लासेस क्लेफ्रान यानी क्लासेस की इनइक्वालिटी है। ठीक है। इसे जरूर पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। रिवर्सिबल साइकिल के लिए जो हमारा ये इनइक्वालिटी होती है ये जीरो के बराबर होती है। ठीक है। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन तथा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी का एक स्टेट फंक्शन तथा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे क्या है देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों यानी कि डी एस बराबर डी क्यू रिवर्सल पान डी टी जो एंट्रोपी होती है डी एस किसके बराबर होती है डी क्यू अपान टी। क्यू होता है रिवर्सिबल। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम में डेल एस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यानी कभी घट नहीं सकती, यानी एंट्रोपी जो आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है वो कभी घट नहीं सकती। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। एंट्रोपी जो है वो यानी एंट्रोपी इक्वल होती है डिसऑर्डर के, मतलब अनअवेलेबल एनर्जी का माप है। एंट्रोपी है या ऐसी एनर्जी जो उपस्थित नहीं है, मतलब डिसऑर्डर की माप है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी कि एसेंट्रोपिक में डेल एस जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है वो जीरो होता है। फिर क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल एस जो होता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड लॉ, मतलब थर्ड लॉ क्या है, टी अगर जीरो की ओर जाएगा तो प्योर क्रिस्टल के लिए डेल एस भी जीरो की ओर जाएगा। थर्ड लॉ में यानी थर्ड लॉ केवल परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पर लागू होता है। ठीक है, ना कि अक्रिस्टलाइन पर। ठीक है, यानी निरपेक्ष शून्य मतलब यानी कि जीरो केल्विन मतलब फाइनाइट स्टेप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब कि यानी शून्य ताप नहीं प्राप्त किया जा सकता, सिर्फ शून्य ताप की ओर जाया जा सकता है। यू एच एफ जी चार थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल है। ठीक है, ये जरूर पढ़ के जाए, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल पूछे जा सकते हैं, तो ये यू एच एफ जी चारों कहते हैं थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल है। एच बराबर जो होता है वो होता है यू प्लस पी बी, एफ बराबर जो होता है वो यू माइनस टी एस, और जी जो होता है एच माइनस टी एस होता है। अच्छा, मैक्सवेल रिलेशन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, एच यानी यू एच एफ जी से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक, यानी फेसिबिलिटी की शर्त क्या है, फेसिबिलिटी की शर्त जो है वो डेल जी यानी कि लेस देन जीरो होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। ठीक है, और डेल जी बराबर जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, और डेल जी ग्रेटर देन जीरो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, साम्य के तीन प्रकार, साम्य कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लासेस क्लेफ्रॉन इनइक्वल यानी क्लासेस क्लेफ्रॉन जो इक्वेशन है वो क्या है, डी पी अपान डी टी बराबर होता है एल अपान टी डेल वी। ठीक है, यह समीकरण फेस ट्रांजिशन पर लागू होता है। ये आपके जो 20 से 25 जो हमने आपको पॉइंट्स दिए जरूर पढ़िए, एकदम आपकी यानी कि जो पकड़ मजबूत कर देंगे। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या है, यानी म्यू होता है उसको डेल टी अपान डेल वी बेस एच से लिखते हैं। अगर म्यू ग्रेटर देन जीरो है तो कूलिंग होगी, और म्यू लेस देन जीरो है तो हीटिंग होगी, इसे भी पढ़ना ना बोलें। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो होता है उसके लिए म्यू होता है जीरो। नेक्स्ट क्या है, आइडियल गैस में आइडियल गैस में जूल थॉमसन इफेक्ट शून्य होता है। आइडियल गैस के लिए जो होता है जूल थॉमसन इफेक्ट कहता होता है शून्य। कार्नोट इंजन की दक्षता, मतलब कार्नोट इंजन की दक्षता जो होती है इफिशियंसी वर्किंग सब्सटेंस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जो सिंक का तापमान है और जो हमारा यानी सोर्स का तापमान उस पर निर्भर करती है और किसी पर नहीं। दो निश्चित तापों में सभी रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी बराबर होती है, यानी कि दो निश्चित ताप यानी निश्चित ताप दिए हैं तो उसके लिए रिवर्सिबल इंजन अगर है तो उसकी जो इफिशियंसी होगी वो हमेशा बराबर होगी। एंट्रोपी का सही मात्रक क्या होता है, जूल पर केल्विन। क्या होता है, जूल पर केल्विन। सेकेंड लॉ ऑफ एरो ऑफ टाइम यानी प्रक्रम की दिशा बताता है। सेकेंड लॉ जो है वो प्रक्रम की दिशा बताता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके लिए लाए हैं हम। अब इम्पोर्टेंट फार्मूला एक नज़र में देख लीजिएगा दोस्तों। क्लासेस इनइक्वालिटी के लिए देखो ये है, सो डेल क्यू यानी इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू अपॉन डेल टी लेस देन इक्वल जीरो होता है। एंट्रोपी डिफिनीशन यानी के अनुसार क्या था, डेल एस डी एस जो होता है वो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। आइसोथर्मल के लिए डेल एस जो होता है वो एन आर लॉग बी टू अपॉन बी वन होता है। आइसोकोरिक के लिए जो डेल एस होता है वो एन सी बी लॉग टी टू पन टी वन होता है। आइसोबारिक के लिए डेल एस होता है वो एन सी पी लॉग टी टू पन टी वन होता है। फेस चेंज के लिए डेल एस जो होता है वो एल अपन टी होता है। एंथैल्पी के लिए जो एच की परिभाषा एंथैल्पी होती है एच बराबर यू प्लस पी बी होती है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होती है वो एफ बराबर यू माइनस टी एस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है जी बराबर एच माइनस टी एस होती है। फेसिबिलिटी कंडीशन के लिए डेल जी होता है ग्रेट लेस देन जीरो होता है स्पॉन्टेनियस के लिए। क्लासेस क्लेफ्रॉन इक्वेशन होती है डी पी अपान डी टी होती है वो एल अपान टी डेल वी होती है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू जो होता है वो डेल टी अपान डेल पी बेस एच के बराबर होता है। मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम एफ के लिए जो होता है वो डेल एस अपान डेल वी बेस टेन इक्वल होता है डेल पी अपान डेल टी बेस बी के। और मैक्सवेल रिलेशन जो जी के लिए होता है वो डेल एस अपान डेल पी
बेस टी होता है और बराबर होता है माइनस डेल बी अपान डेल टी बेस पी के। ठीक है, अब एग्जाम के अनुसार देख सकते हैं क्या है सेकेंड लॉ क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड समरी मतलब समरी देख सकते हैं क्या है। सेकेंड लॉ बताता है दिशा बताता है, ठीक है, एनर्जी क्वालिटी बताता है। फर्स्ट लॉ केवल क्वांटिटी बताता है, फर्स्ट लॉ क्वांटिटी बताता है और सेकेंड लॉ एनर्जी की क्वालिटी बताता है और दिशा बताता है। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डर पर अनअवेलेबल एनर्जी प्लस एरो ऑफ टाइम, तीनों याद रखें। ठीक है, डिसऑर्डर और अनअवेलेबल एनर्जी प्लस एरो ऑफ टाइम को एंट्रोपी बताता है। थर्ड लॉ जो है वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी की गणना प्लस 0 केल्विन अप्रप्या। ठीक है, पोटेंशियल मतलब कि यू होता है वो यस का बी के बराबर, या एच होता है यस का पी, एफ जो होता है वो टी का वी, जी जो होता है टी का पी। नेचुरल वेरिएबल्स याद जरूर रखें, ये वेरिएबल जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जूल थॉम्सन इफेक्ट में रियल गैसेस पे होती है, आइडियल गैस पे नहीं होती। ठीक है, अब एमसीक्यू में देखें, यानी कि जो अब गलती करते हैं देखें, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ऐसा नहीं किया, केवल आइसोलेटेड सिस्टम के सत्य पर हर सिस्टम के लिए सत्य नहीं है। रिवर्सिबल मतलब एडियाबैटिक में डेलस 0 होता है पर हर एडियाबैटिक में नहीं है। ठीक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में डेलस जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है। थर्ड लॉ सिर्फ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड पर लागू होता है, एमॉर्फस पर नहीं होता। ठीक है, एमॉर्फस पर नहीं होता है। आइडियल गैस पर जो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट हमेशा शून्य होता है, इसे नो कूलिंग के साथ कंफ्यूज ना करें। डेल जी जो होता है वो इक्वल 0 का मतलब प्रोसेस रुक नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब तंत्र इक्विलिब्रियम में है। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, केल्विन प्लैंक गति किससे संबंधित है, यानी जो पहला है केल्विन प्लैंक गति वो हीट इंजन से संबंधित है। दूसरा क्या है, क्लासेस इनइक्वालिटी का सूत्र क्या है, ऊपर पढ़ा चुके क्लोज इंटीग्रेशन डी क्यू अपान डी टी जो होता है लेस देन इक्वल 0 के होता है। एंट्रोपी की एसआई मात्रा क्या होती है, जूल पर केल्विन होती है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल एस का मान क्या होता है, शून्य होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर लागू होती है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पर। गिब्स फ्री एनर्जी का सूत्र क्या है, जी बराबर एच माइनस टी एस। अगर आपने ऊपर वाला पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऊपर वाला जरूर पढ़े। फेसिबिलिटी की शर्त क्या है, यानी कि डेल जी लेस देन 0 होना चाहिए। क्लासेस क्लेफ्रान समीकरण किस प्रक्रम पर लागू होता है, फेस ट्रांजिशन पर। आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन कुल कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। एंट्रोपी का सूत्र क्या है, एच बराबर, एंथैल्पी का सूत्र क्या है, एच बराबर यू प्लस पी वी। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन यानी कि जो म्यू का मान क्या होता है, शून्य होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी कभी क्या नहीं कर सकती, घट नहीं सकती। ठीक है, जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का सूत्र है वो क्या है, एफ बराबर यू माइनस टी एस। म्यू जो धनात्मक होने पर गैस क्या होती है, ठंडी, मतलब उसकी कूलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए हो गए हैं लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे इस, यानी कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए, यानी हम सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, वहाँ हम आपके लिए पूरी पीडीएफ व एमसीक्यू क्विज भी डालते रहते हैं, ज़रूर उसको सॉल्व करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।